हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो एस टेट पीजीटी कॉमर्स 2023 की ये है पार्ट 7। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे फर्म आ जाएगा। गार्नर वर्सेस मर्रे का नियम जो हमारे पास आता है एक, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। कि सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर की किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है पार्टनरशिप फर्म से। तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या नेसेसरी हमें जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं या फिर हम ये कहें कि या फिर हमें जो भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है? ये सेक्शन 32 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे सेक्शन आपको याद रखना है कि रिटायरमेंट आपका कौन से सेक्शन में आएगा, सेक्शन 32(1) में आएगा। और जबकि अगर हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन आपका कौन से सेक्शन में था? आपका सेक्शन 30 में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एडमिशन आपका सेक्शन 30 हो गया और रिटायरमेंट हो गया आपका सेक्शन 32। तो ये क्या कहता है हमें कि कोई भी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, वो रिटायर कब ले सकता है? जब सारे के सारे जो पार्टनर है वो किसी चीज़ पर सहमति दे, यानी कि वो उसकी रिटायरमेंट पर अगर सहमति दे रहे हैं तो भी वो क्या कर सकता है, अपना रिटायरमेंट वहाँ से ले सकता है। तो यहाँ पे कहा भी गया है, ए पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म कैन सक्सेसफुली रिटायर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जितने भी पार्टनर हैं, अगर वो एग्री करते हैं तो क्या कर सकता है, वो रिटायर कर सकता है। देखिए डेथ के केस में तो डेथ हो गई तो वो ऑलरेडी मतलब रिटायर हो ही गया है। लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या होता है कि उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी जो साझेदार हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या वो रिटायरमेंट ले सकता है। उन सभी की सहमति होगी तो ही वो क्या ले सकेगा, यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकेगा। आगे क्या कहा गया है, द रिटायरिंग पार्टनर नीड टू हैव एन एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट कंसर्न ऑल द फर्म्स अदर पार्टनर्स। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, एक जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं फर्म में उनको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि देखो मुझे ऐसा है कि मुझे इस फर्म से रिटायरमेंट अभी चाहिए। और अगर पार्टनरशिप एट विल हो, यानी कि विल का मतलब यानी इच्छा से हो, तो एक रिटर्न लीगल नोटिस यहाँ पे देना पड़ेगा पार्टनर को जो रिटायर लेने वाला है। किसको? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बच जाते हैं, यानी कि जो पार्टनर बच जाते हैं रिमेनिंग वाले, उनको क्या करना पड़ेगा कि लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि देखो मैं ऐसे ऐसे रिटायरमेंट यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन 32 में आएगा। कैसे रिटायरमेंट ले सकता है? सभी साझेदारों को बता करके वो रिटायरमेंट ले सकता है। और अगर पार्टनरशिप कैसी है, एट विल है यानी कि इच्छा पूर्वक है, तो क्या कर सकता है, वो लीगल नोटिस दे सकता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से क्या कर रहा हूँ, रिटायरमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन ए कंपीटिंग बिजनेस। मान लीजिए अब कोई पार्टनर है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब वो रिटायर होके क्या कर रहा है, एक दूसरा बिजनेस वहाँ पे एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, या फिर कोई फर्म यहाँ पे बना रहा है, तो उसके क्या क्या राइट होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर पार्टनर एक जा रहा है तो वो अगर दूसरी फर्म बना रहा है तो उसके क्या क्या यहाँ पे राइट होने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 36(1) किसका है, पार्टनरशिप एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 1932। और सेक्शन 36(1) ये क्या कहता है कि देखिए पार्टनर है वो कुछ भी काम कर सकता है लेकिन कुछ काम वो नहीं कर सकता है। ठीक है, इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अलाउ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ए बिजनेस और एडवर्टाइज इट। मतलब अगर कोई भी पार्टनर जा रहा है और जाने के बाद वो सेम टाइप का बिजनेस करता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कौन लगा रहा है यहाँ पे? पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे क्या करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म का नाम यहाँ पे यूज
नहीं करेगा। यानी कि पहले अगर कोई फर्म थी, उसका नाम था ABC पार्टनरशिप फर्म थी, ABC फर्म थी, तो अगर सी यहाँ पे चला जाता है तो वो ABC फर्म का नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करेगा, उसे अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम कुछ और यहाँ पे रखना पड़ेगा। रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, वो इस फर्म के पार्टनर के रूप में, जैसे मान लीजिए सी यहाँ पे कह रहा है कि मैं ABC फर्म का पार्टनर हूँ और मेरी ये पार्टनरशिप फर्म है, इस तरीके से वो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने ABC फर्म से रिटायरमेंट ले लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी कस्टम यहाँ पे बनाए गए हैं एग्जिस्टिंग फर्म के, उनको वो यहाँ पे क्या नहीं करेगा, ब्रेक यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। नाम यूज़ नहीं करेगा, दूसरा वो अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मैं इस फर्म का यहाँ पे क्या हूँ, एज ए पार्टनर हूँ, और तीसरा कि जो भी पुराने वाली फर्म है उसके किसी भी तरीके के कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशन है, उनको यहाँ पे हर्ट नहीं करेगा या फिर उनको तोड़ने की कोशिश वो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या रिसीव होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है शेयर ऑफ गुडविल। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे गुडविल मिलने वाला है। अब गुडविल तो तीनों जितने भी पार्टनर होते हैं, जैसे हम ये कह रहे थे कि A, B और C पार्टनर है, तो तीनों ही पार्टनर ने मिलके बनाई है। अब C अगर जा रहा है तो उसको गुडविल में हिस्सा लेने का यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो ये उसको मिलेगा। दूसरा क्या होता है, शेयर इन रिजर्व। जो भी इन्होंने रिजर्व बनाए थे, प्रॉफिट में से एक्यूमुलेट कर करके इन्होंने जो रिजर्व बनाए थे, तो उसमें भी इसको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सभी ने क्या मिलके बनाए थे सारे के सारे रिजर्व। ठीक है, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया जो कि बांटा नहीं गया है, जो कि उन्होंने आगे आने वाले कंटिजेंसी के लिए रखा हुआ था, उसमें भी क्या मिलेगा, इसको हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए, जब एक पार्टनर जाएगा तो असेट्स और लाइबिलिटीज का क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन होने पर अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट किसका होता है, रिटायरिंग पार्टनर का यहाँ पे हक होता है। प्रॉफिट के साथ साथ अगर लॉस भी हो रहा है तो हम उससे मंगवा भी सकते हैं कि भाई इतना लॉस हुआ है और इतना तेरे हिस्से का लॉस है, तो तुम्हें ये दे करके जाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि शेयर इन गुडविल, उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, साथ ही साथ किस में हिस्सा मिलेगा, उसको रिवैल्यूएशन करने पर जो भी प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसमें भी उसको हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट किस तरीके से करना है। अच्छा, ये कैलकुलेट किस तरीके से करना है, लेकिन हम इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न अराइज होता होगा। अब क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए A, B और C ये रेशियो को बांट रहे थे यहाँ पे 5:4:3, इस तरीके से बांट रहे थे। अब यहाँ पे C चला जाता है तो रेशियो कितना बन गया, A और B का। यहाँ पे जो रिमेनिंग बच गया, अगर कुछ ना कहा गया हो क्वेश्चन में कि किस तरीके से बांटा, अब ये नहीं बताया गया कि हमने इस 3 को किस तरीके से बांटा है, तो जो बच गया वो ही क्या हो जाएगा, इनका रेशियो बन जाएगा। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। When a partner retire and nothing has been mentioned regarding the new ratio of the remaining partner, यानी कि अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, रिमेनिंग रेशियो किस तरीके से बांटेंगे, then in such a situation the remaining partner will also remain the same position। कैसे रहेंगे वो, बिल्कुल सेम पोजिशन रहेंगे in the future। we will continue the share of profit and loss in the same old ratio। यानी कि जो भी उनका ओल्ड रेशियो था, जैसे हमने माना था A, B और C ये बांट रहे थे 5:4:3 में, तो C यहाँ पे रिटायर हो गया, तो जो इनका रेशियो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे 5:4, यानी कि जो इनका ओल्ड रेशियो था उसी में ही ये क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहाँ पे करेंगे। ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, XYZ है।
एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो है 5 4 3। अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या बचेगा यहाँ पे 4:3। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई रिटायर हो रहा है तो क्या बचेगा 5 और 3, यानी कि 5 और 3 किसका बचेगा, एक्स का और जेड का। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, जेड रिटायर। अगर जेड रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में एक्स और वाई का रेशियो बनेगा यहाँ पे, और ये क्या बनने वाला है 5:4। तो ये रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या कहा गया है, समटाइम द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। कभी कभी क्या होता है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो होता है, जो भी शेयर होता है, उसको जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, जो मतलब जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, वो क्या करते हैं, बांट लेते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो उस कंडीशन में हमें न्यू रेशियो किस तरीके से ऐड करना होगा, बाय एडिंग द शेयर टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। यानी कि देखिए, जैसे हमने ये कहा कि पहले वो 5:4:3 में बांट रहे थे, ठीक है। अब ये वाला बंदा चला जाता है तो ये क्या कर रहा है, ये जो 3 है, 3 को कितना 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी कि इसका रेशियो था पहले कितना 3/12। ठीक है, कहा क्या गया है, इन सच ए सिचुएशन द न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग दैट एडिंग द एडिंग द शेयर टेकन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो इनका कितना बचेगा 5 और 4, यानी कि 5 बटे कितना बचेगा, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे 5 बटे कितना बचेगा 9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ए बी सी और क्या यहाँ पे क्या है, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:4:3 में। सी यहाँ पे रिटायर हो रहा है और ही शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए यहाँ पे 5 है, 4 है और 3 है, तो ये सी का शेयर है। सी का शेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/12। ये ले रहे हैं 3:2 में, यानी कि कौन ले रहा है, ए और बी। तो ए यहाँ पे कितना ले रहा है 3/5। ठीक है, ऐसे ही 3/12 का 2/5 कौन ले रहा है, बी ले रहा है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर रेशियो है जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो यानी कि ए ने यहाँ पे कितना लिया है 9/60 और बी ने यहाँ पे कितना लिया है, बी ने यहाँ पे लिया है 60/60। ठीक है, पहले इनका शेयर कितना था, ए का कितना था 5/12 और बी का यहाँ पे कितना था 4/12। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे जैसे इक्वल करने के लिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 25 हो गया। 25 और 9 कितना हो जाता है हमारे पास 34, ये हमारे पास हो गया 34/60। ऐसे ही इसको करेंगे, ये मल्टीप्लाई 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये 20 हो गया और ये 6 ऐड करने के बाद हमारे पास हो गया 26/60। यानी कि इनका रेशियो बनता है 34:26। आप इसको फर्दर भी काट सकते हो, ये 17:13 कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इनका क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो बन करके आ जाएगा। ठीक, देखिए दोबारा एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ए बी सी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:4:3 में। सी यहाँ पे रिटायर हो जाता है, उसका शेयर जो है वो ए और बी के द्वारा ले लिया जाता है, किस रेशियो में 5:2 में। ठीक है, न्यू रेशियो हमें यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट करना था। कैसे किया, पहले सी का शेयर हमारे पास कितना था 3/12। 3/12 का 3/5 किसने ले लिया, यहाँ पे ए ने ले लिया है, और 3/12 का 2/5 किसने ले लिया, बी ने ले लिया। तो ये तो सी का शेयर यहाँ पे लिया गया है। ए का पहले कितना था 5/12 और बी का कितना था 4/12। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 34/60 और 26/60। सॉल्व करने पर हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 17:13। तो ये इनका क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो यहाँ पे निकल करके
आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गेनिंग रेशो की। देखिए जैसे हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशो पढ़ा था। सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कहा गया था कि जब भी कोई एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपने हिस्से में थोड़ी सी कमी करके नए पार्टनर को दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम ये मान के चले कि जैसे पहले एक रूम में 2 लोग रहते थे, अब वहाँ पे 3 लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो 2 लोग रहते थे उन्होंने आधा आधा लिया हुआ था, अब वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस तीसरे वाले बंदे को भी दे देंगे, यानी कि उन्होंने क्या किया, कुछ सेक्रीफाइस किया। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो में क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 में से एक चला जाएगा, पहले कितने थे, 3 थे, एक ही रूम में रह रहे थे, तो यानी कि उन्होंने रूम को 3 भागों में बांटा हुआ था। अब क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे जा रहा है, हमने कहा सी चला गया, रूम तो उतना ही है, अब क्या करेंगे, ए और बी इसको इक्वल इक्वल बांट लेंगे, यानी कि सी का हिस्सा किसने ले लिया, ए ने ले लिया और कुछ बी ने ले लिया, यानी कि ए और बी को यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, तो उस लाभ को ही हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो यहाँ पे बोलते हैं। कि जब भी कोई पार्टनर होता है वो रिटायरमेंट लेता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बचे हुए हिस्सेदार होते हैं, जो बचे हुए साझेदार होते हैं, उनको जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके हिस्से का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर मिल जाता है, तो उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है, ड्यू टू द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग फ्यूअर पार्टनर्स, यानी कि जो बच गए हैं उन्हीं में ही क्या करना है, फ्यूचर प्रॉफिट को यहाँ पे डिवाइड करना है। देयरफॉर इन दिस स्टेज देयर इज सम इंक्रीज इन प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया जो बचे हुए हिस्सेदार हैं। Therefore, in the ratio in which these increase occur among the remaining partner is called gaining ratio, यानी कि जिस रेशियो में उनको लाभ हुआ है, जितना उनके पास आया है, बचा है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो बोलेंगे। This ratio is determined because retiring partner will recover the amount of his goodwill from the remaining partner in this ratio, यानी कि क्या कहा गया है, इस रेशियो को निकालना हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं वो क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे, रिकवर क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए रिमेनिंग पार्टनर है, उनको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, गुडविल यहाँ पे मिलने वाला है। गुडविल किस तरीके से मिलेगा, देखिए कोई बंदा है वो जा रहा है, ठीक है, अब जा रहा है तो फर्म के पास क्या है, गुडविल है, ठीक है, गुडविल सभी ने कमाई है, लेकिन गुडविल तो वो लेके जा नहीं सकते क्योंकि कोई वस्तु तो है नहीं कि वो लेके चला जाए, ठीक है, नहीं लेके जा सकता, इस गुडविल की वो क्या लेगा, जाने वाला हिस्सेदार कुछ पैसे लेके जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट यहाँ पे बोलते हैं। तो उस अमाउंट को वो पुराने साझेदारों में किस तरीके से लेगा, कितने अनुपात में लेगा, उसके लिए हम किसका कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यानी कि हमारा जो पार्टनर रिटायरमेंट होने वाला है या जिसकी डेथ हो गई है वो तो चला जाएगा, जाने पर उसके हिस्से की क्या बच जाएगी, गुडविल बच जाएगी। अब गुडविल वो लेके जा नहीं सकता है तो उसका क्या करेगा, वो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करेगा, और जो बाकी के बचे हुए पार्टनर है उनसे वो क्या करेगा, रिकवर करने का काम यहाँ पे करेगा, और रिकवर जिस रेशो में करेगा उस रेशो को हम यहाँ पे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, यानी कि लाभ अनुपात हम इसको बोलते हैं। देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, वही है जो हमने फर्स्ट में सीखा था कि किसी का अगर 5:4:3 है, पहले हमने क्या सीखा था, ये यहाँ पे हमने इसको सीखा था, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 5:4:3 था तो जेड जा रहा है तो 4:3, वाई जा रहा है तो 5:3, और कौन जा रहा है, जेड जा रहा है तो यहाँ पे 5:4 यहाँ पे बच जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सेम वही बात बताई गई है। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन आफ्टर द रिटायरमेंट, तो जो बच गया है वही क्या हो जाएगा उनका गेनिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो
और गेनिंग रेशियो दोनों यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ABC शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। ए को क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, और ए एंड सी विल टेक हिज शेयर इन, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए नहीं रिटायर हो रहा है, यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है और ए एंड शी विल टेक हिज शेयर इन द रेशियो 5:2, तो देयर न्यू रेशियो विल बी ऑल्सो 5:2, यानी कि उनका गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 5:2, और जो न्यू रेशियो है वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5:2 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है गेनिंग रेशियो निकालने का। अगर हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों ही दिए हुए हैं, उस कंडीशन में हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके हम गेनिंग रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:3:2, यानी कि A B है और C है, 4:3:2 में ये प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। A एंड C डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:4, और A और C क्या डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में 5:4 में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया इनका ओल्ड रेशियो, और ये क्या हो गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है, गेनिंग का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या था कि हमें न्यू माइनस ओल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का अगर हम निकालेंगे, ए का कितना है 5/9, माइनस हम क्या कर देंगे 4/4, 3×7=9, यानी कि 4/9, बचेगा कितना 1/9, ये किसका आ गया, ए का आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, सी का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9 माइनस 2/9, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे आ गया 2/9, यानी कि इनका जो गेनिंग रेशियो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:2, क्योंकि बटे में 9 दोनों के में ही है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यानी कि 1:2 इनका क्या आ जाएगा यहाँ पे गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में किस तरीके से डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको क्या याद रखना है, जब पार्टनर क्या करता है एडमिशन लेता है। ठीक है, एडमिशन लेता है, उस कंडीशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जो वर्तमान वाले पार्टनर होते हैं, वो कुछ हिस्सा क्या करते हैं नए पार्टनर को यहाँ पे देते हैं, उसको बोला जाता है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में क्या होता है कि मरने वाला या फिर रिटायर वाला होता है, वो क्या करके देता है अपना हिस्सा पुराने वालों को, यानी कि जो बचे हुए हैं उनको दे करके जाता है। उस कंडीशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही बात बताई गई, दिस इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू। न्यू में क्या करते हैं अपने शेयर को देते हैं, और इसमें जो जाने वाला है वो अपना शेयर पुराने जो बचे हुए हैं उनको देकर जाता है। ये न्यू पार्टनर की एंट्री के टाइम पे और ये जाने वाले के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि जो पुराने वाले साझेदार हैं उनके पास अगर गुडविल थी तो वे क्या करते हैं अपने जो पुराने रेशियो में ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही क्या करते हैं अपनी जो गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर लेते हैं जो भी पार्टनर होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है गेनिंग रेशियो में गुडविल का क्या किया जाता है ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जो भी गेनिंग रेशियो होता है उसकी गुडविल की जो अमाउंट होती है उस रेशियो में वो रिटायरिंग पार्टनर को यहाँ पे दे देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है,
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए हमने बात क्या की थी यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कहा था एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, तो शेयर इन गुडविल मिलेगा, शेयर इन रिजर्व मिलेगा, और शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिलेगा। अब हम इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे गुडविल का। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है वो किस रेशो में यहाँ पे रिसीव करने वाला है, गेनिंग रेशो में। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट क्यों किया, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट करने के पीछे हमारा पर्पस क्या था, क्योंकि हमने गुडविल का यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना था। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, पहले तो जो भी गुडविल होगी उसका वैल्यूएशन यहाँ पे किया जाएगा। देखिए वैल्यूएशन किस तरीके से करना है उसके लिए एक अलग से हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा, बहुत इजीली तरीके से आप उसको समझ पाओगे। तो वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर है जिन्होंने क्या लिया है, गुडविल की लिया है, यानी कि बची हुई गुडविल को किसने ले लिया, हम ये कह रहे थे कि हमारे पास 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। अब सी यहाँ से जा रहा है तो वो तो गुडविल साथ लेके नहीं जाएगा, गुडविल तो क्या है, पार्टनरशिप फर्म ही है, वही क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, सी थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा, फर्म अट्रैक्ट कर रही थी। तो अब ये क्या करेंगे, वो जो गुडविल की अमाउंट थी उसको क्या करेंगे, सी को पे करेंगे। ठीक है, अब ये सी को पे करेंगे तो किस रेशियो में पे करेंगे, गेनिंग रेशियो में ये पे करेंगे। तो बस वही बात बताई गई है। ठीक है, क्या बताई गई है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट उस अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगा, किसका, गुडविल का यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना है। अगर बाई चांस एंट्री भूल भी जाते हैं तो किस तरीके से याद रखनी है कि देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट किस तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, और पर्सनल का अकाउंट हमारे का रूल हमारे पास क्या होता है कि डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, ये रूल हमारे पास होता है। डेबिट द गिवर यानी कि दे कौन रहा है, ये ओल्ड पार्टनर हमारे गेनिंग पार्टनर दे रहे हैं, और रिसीव कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और आता है, एक तो हमने वो ये तो हमने क्या था, वैल्यूएशन किया था गुडविल का। दूसरा, अगर पहले से ही बुक में हो, अगर बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि ये तो बुक में दी हुई है, तो उसका हमें कैसे करना होगा, जितने भी पार्टनर होंगे ऑल, इसमें इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, और टू गुडविल अकाउंट यानी कि उस गुडविल अकाउंट को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, इसमें क्या कर दी जा रही है, राइट ऑफ कर दी जा रही है, अपलिखित यहाँ पे कर दी जा रही है गुडविल को। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल यहाँ पे खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब देखिए रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब भी रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो उसके टाइम पे कुछ ना कुछ एसेट्स की वैल्यू होती है और कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज की यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू होती है। अब कितनी वैल्यू है कितनी वैल्यू नहीं है, कि क्या हमें रिटायरिंग वाले से कुछ मतलब जो भी उसका हिस्सा बन रहा है उसमें से हम उससे कुछ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उस चीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करते हैं। देखिए अब जैसे रिटायरिंग पार्टनर तो चला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी लाइबिलिटीज जाता है तो फिर जो बचे हुए पार्टनर है उनको ही पे करना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि पहले ही रिवैल्यूएशन यहाँ पे कर लिया जाता है कि अगर कोई हिस्सा बनता है रिटायरिंग पार्टनर का तो हम उसका
जो भी प्रॉफिट वगैरह में हिस्सा बन रहा है तो उसमें से हम क्या करेंगे, काट लेंगे उसका शेयर, ठीक है, या फिर उसमें से ले लेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन करते हैं। तो क्या कहा गया है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन इन द सेम वे, जैसे ही एडमिशन में किया जाता है वैसे ही करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन से उसको हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जितने भी पार्टनर थे उन्हीं में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। whereas on the entry of new partner the new partner does not get the profit or loss, कि जब न्यू पार्टनर के टाइम पे जब हम रिवैल्यूएशन करते थे उस टाइम पे तो क्या होता था, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता था प्रॉफिट में, ठीक है, रिवैल्यूएशन कर रहे थे जब हम असेट्स और लायबिलिटीज का, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब रिटायरमेंट हो रही है तो रिटायरमेंट वाले ने क्या किया था भाई, पूरा काम किया था, उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट यहाँ पे किस तरीके से करना है, देखिए जो भी अगर कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बचा हुआ है रिवैल्यूएशन से, मान लीजिए जर्नल रिजर्व अगर कुछ बनाए हुए थे, फंड यहाँ पे कुछ क्रिएट किए हुए थे, कंपनसेशन फंड यहाँ पे कुछ क्रिएट किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे अगर क्रिएट किया हुआ था, तो इन सभी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वो याद रख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट किस तरीके का है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द गिवर और क्रेडिट द रिसीवर, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, सारे पार्टनर्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट हम कैसे करेंगे भाई, उसको हम कुछ दे ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिटायरिंग पार्टनर को हम कैसे पे करेंगे, या तो हम कैश में पे करेंगे या तो हम कैश में पे करेंगे या फिर हम कैसे करेंगे, बैंक में करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास पूरा अमाउंट नहीं है तो हम उसके नाम का एक लोन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे कुछ मिल रहा है, ठीक है, कुछ मिल रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे और यहाँ पे कैश और बैंक यहाँ पे पे करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने क्या कर दिया है, कुछ लोन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि फ़िलहाल हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके नाम से एक लोन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको लोन भी मिल जाएगा, मतलब लोन की अमाउंट तो हम देंगे ही देंगे और उस पर कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा जब तक कि हम आपको पूरा पेमेंट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो ये किस में कहा गया है, सेक्शन 37 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप लोन क्रिएट कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे लोन क्रिएट किया है, उस कंडीशन में 6% पर एनम की रेट से क्या दिया जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसकी अमाउंट पर इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, कि एक पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है या उसका समापन किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। देखिए जब पार्टनरशिप फर्म का ही हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरा का पूरा जो बिजनेस हम यहाँ पे कर रहे थे वो ही हमें क्या करना है, यहाँ पे ख़त्म कर देना है, बिल्कुल एकदम जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ है सब कुछ बेच बाच के मतलब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दो, एसेट्स को बेच दो, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दो। कुछ अगर बच रहा है तो क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो भी पार्टनर्स बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, अपने 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 हिस्से में बांट लेंगे। अगर कुछ कमी है तो आप क्या करोगे, वो पार्टनर से मंगवा लोगे और अगर ज़्यादा है तो आप वो पार्टनर्स को दे दोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन यानी कि ख़त्म यहाँ पे हो जाती है। तो क्या कहा गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म स्टॉप इज बिजनेस, यानी कि वो ख़त्म कर देगी, स्टॉप ही कर देगी, रोक देगी। द फर्म कम्स टू एन एंड, और फर्म का क्या हो जाएगा, ये अंत पे आ जाएगी। ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म द लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, क्या कर देंगे, लाइबिलिटीज का हम भुगतान कर देंगे।
फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि पहले हमने क्या किया, एसेट्स को बेच दिया, उनसे जो हमें अमाउंट हुआ उससे हमने क्या कर दिया, हमारी जो ये लाइबिलिटीज थी इनकी पेमेंट हमने कर दी। द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर आर सेटल्ड फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो हमारे पार्टनर्स के अकाउंट है उनको भी हम यहाँ पे सेटल कर देंगे। ठीक है, therefore the business of the firm can continue on the dissolution of partnership। इसलिए क्या होता है कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप अलग होती है और पार्टनरशिप फर्म अलग होती है। फर्म तो मतलब बिजनेस, फर्म का डिसोल्यूशन यानी कि पूरा खत्म कर दो, लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब हो सकता है, हम कहते हैं कि एडमिशन हो गया, या फिर हम कह रहे हैं कि रिटायरमेंट पे भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि पुरानी साझेदारी खत्म हो जाती है, नई साझेदारी यहाँ पे क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सब कुछ ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फर्म ऑल्सो गेट डिसोल्व, मतलब ये नहीं कह सकते अगर पार्टनरशिप का ही हम ये कहें कि पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप फर्म का भी डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म खत्म हो रही है, तो हम ये कहेंगे पार्टनरशिप ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास पता रखा है डिसोल्यूशन किस किस कंडीशन में हो सकता है। रीज़न यहाँ पे दिए हुए है, डेथ हो जाने पर पार्टनरशिप का, यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में नहीं, पार्टनरशिप के बारे में। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। एडमिशन के टाइम भी पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होगी, नई यहाँ पे बन जाएगी। इंसॉल्वेंसी यानी कि कोई दिवालिया हो जाता है। अर्ली रिटायरमेंट, कोई रिटायरमेंट ले लेता है। और ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड आफ्टर ए सर्टेन टाइम म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए करेंगे, वो टाइम पीरियड खत्म होने पर भी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, यहाँ पे खत्म हो सकती है। अब देखिए पार्टनरशिप और किस किस तरीके से यहाँ पे खत्म हो सकती है, सेक्शन 44 यहाँ पे बताया हुआ है। व्हेन अ पार्टनर अप्लाई फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ पे तो क्या था, पार्टनरशिप के बारे में, और ये किसके बारे में, फर्म के बारे में, सेक्शन 44 में। द कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो ये परिस्थितियां हमें बताई गई है जिसमें कोर्ट क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दो, खत्म कर दो। इन केस ऑफ पार्टनर बिकेम इनसेन, कोई पार्टनर क्या हो जाता है, यहाँ पे पागल हो जाता है। ठीक है, परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, यानी कि कोई पार्टनर है, कुछ काम करता था लेकिन अब वो अपने ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो कुछ इनकैपेबल हो गया है। ठीक है, इनकेपेबल किसी भी कंडीशन में हो सकता है, दिमागी रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, या फिर अभी उसका काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो उस तरीके से भी हो सकता है। मिसबिहेव या करता है वो फर्म के प्रति या फिर अदर पार्टनर्स के प्रति। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू जा करके। वॉयलेट करता है पार्टनरशिप डीड को, यानी कि साझेदारी समझौता हमने किया था कि भाई ऐसे काम नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसको वॉयलेट करता है, यानी कि उसका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट जा करके काम करता है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है। गिल्टी पाया जाता है वो किसी भी तरीके से, ठीक है, यानी कि दोषी पाया जाता है किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म में ये लगता है किसी पार्टनर को कि ये फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव ही क्या होता है, बिजनेस करना, और उस बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए ही कोई फर्म की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। लेकिन अगर ये लगे कि प्रॉफिट नहीं होगा, उस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है, और एनी अदर रीज़न जो भी कोर्ट अच्छा समझे अपनी तरफ से। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस, यहाँ पे क्या क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में। तो ये इतना डीपली डिस्कस करने का आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा किस कंडीशन में होगा, एडमिशन के टाइम पे हो सकता है,
या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे हो सकता है। इस तरीके से क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से हो सकता है, सभी पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, मतलब उसमें बिल्कुल ही रिश्ता यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप अगर ख़त्म होती है तो बिजनेस यहाँ पे एंड पे नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉट नेसेसरी टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है पार्टनरशिप के केस में, लेकिन डिसोल्यूशन के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज सारी पेमेंट यहाँ पे कर दी जाती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बंद ख़त्म हो तो फर्म भी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर फर्म ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे पार्टनरशिप का ख़त्म होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, एक चीज होता है कि आप किसी पार्टनर को रिटायर कर रहे हो या फिर उसको एडमिशन ले रहे हो, लेकिन ये कैसा हो सकता है, मैंडेटरी भी हो सकता है और ऑप्शनल भी हो सकता है। मैंडेटरी बाय कोर्ट हो सकता है और ऑप्शनल बाय विल हो सकता है ये। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सेटलमेंट हम किस तरीके से करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम के। ठीक है, तो शॉर्ट में ही आपको बता दिया गया कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे। सेल करने के बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एसेट्स में तो सबको पता ही है क्या 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 आएगा, लेकिन फर्म की लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा उस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे सेक्शन 48 है, 49 है और 55 है, जो कि क्या करते हैं सेटलमेंट के टाइम पे यानी कि हम जब बाइंडिंग अप कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म का, उस टाइम पे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले क्या पे किया जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉस, अगर कुछ भी लॉस है तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे सेटल करेंगे। देन आउट ऑफ कैपिटल and if necessary so the loss will be paid to recover the money of the partner in their profit sharing ratio। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम लॉस को रिकवर करेंगे। अगर लॉस बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट में से रिकवर करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास कम पड़ गया है तो हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें से इस लॉस को रिकवर करेंगे। और अगर फिर भी कम पड़ गया है तो हम उनसे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मनी वहाँ पे बुला लेंगे, उनसे मंगवा लेंगे। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर हो गया, लॉस को रिकवर करेंगे कैसे, सबसे पहले प्रॉफिट में से, उसके बाद कैपिटल में से, और अगर फिर भी अगर बच जाता है तो पार्टनर से हम और पैसे मंगवा लेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और फिर हम क्या करेंगे, इस लॉस को रिकवर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पेमेंट फ्रॉम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, कि जो भी एसेट्स है उनकी सेल करने पर जो भी अमाउंट बचता है उससे हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। कम पड़ रहा है तो वही हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पार्टनर से मंगवा सकते हैं या फिर उनकी कैपिटल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस ऑर्डर में यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड पार्टीज के डेप्ट को पे करेंगे, यानी कि किसी भी तीसरे पर्सन से हमने क्या ले रखा है, उधार ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको यहाँ पे पेमेंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है तो हम उनको पेमेंट करेंगे। उसके बाद अगर बैलेंस बच जाता है तो हम वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे। सेल करने के बाद क्या करेंगे, हमारी जो भी थर्ड पार्टी के लोन हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो पार्टनर्स के लोन हैं उनको पेमेंट करेंगे। अगर फिर कोई अमाउंट बच जाता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यही बात इनको बताई गई है। यहाँ पे कौन से रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा ये वाला जो एक है, ये स्लाइड हमें आगे लगाना था, ये पीछे लग गया है, कि किस तरीके से हम विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट किस तरीके से हम डिसोल्यूशन करते हैं। तो चलिए एक बार वो भी डिस्कस हम कर लेते हैं। चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं।
तो डिसोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, यानी कि सभी साझेदार अगर सहमति दे तो वैसे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, अगर जो भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कंपल्सरी। दूसरा, यहाँ पे इलीगल अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है। कोई भी पार्टनर कैसा हो सकता है, दिवालिया हो गया तो उस कंडीशन में भी कंपल्सरी यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है। ऑन द अकरेंस ऑफ सर्टेन स्पेशल इवेंट पे हो सकता है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होने पर, कंप्लीट हो गया है, तो वही सब बातें बताई गई है। पीरियड एक्सपायर हो गया है, यानी कि जितना, अगर मान लीजिए ये कहा गया था कि 10 साल के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो वो कंप्लीट हो गया तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये डिसोल्यूशन हो जाएगा। व्हेन द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, तो वॉलेंट्री होता है कि कब उनको मतलब कब पार्टनर अपना क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। सेक्शन 43 में अगर डिसाइड नहीं किया है कि इतने साल के लिए था, तो जो भी वॉलेंट्री होता है, इच्छा होती है उनकी कि जितने टाइम पीरियड करना है कीजिए, अदरवाइज वो क्या कर देंगे, उसका डिसोल्यूशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43। ठीक है, तो ये एक पार्ट और है विदाउट रेफरेंस, और एक हमने पढ़ा था विद रेफरेंस। यहाँ पे हमने पढ़ा था तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड सेपरेट डेप्ट्स। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम किसकी पेमेंट करेंगे, डेप्ट्स की, जो भी हमारे टीपी डेप्ट्स होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी डेप्ट्स होंगे, उनकी हम पेमेंट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो भी हमने पार्टनर से लोन लिए हुए थे उनकी हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे पेमेंट करेंगे। बैलेंस अगर बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बातें हमें यहाँ पे बताई हुई है। जस्ट द असेट्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट यूज टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, लेटर द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द सेम वे द पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फर्स्ट यूज टू रीपे द पर्सनल डेप्ट। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं बच रहा है और हम पार्टनर से मंगवा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस अमाउंट का यूज़ पार्टनर्स के जो भी लाइबिलिटीज़ है उनको पे करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो बाकी का बच जाएगा उससे हम क्या करेंगे, जो अदर लाइबिलिटीज़ है फर्म की, वो यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्म्स की डेप्ट जो भी है उसको पे करेंगे। अगर अमाउंट बच रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अगर अमाउंट नहीं बच रहा है, अगर हमें पार्टनर से मंगवाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स हैं उनका जो भी लोन उन्होंने दिया हुआ है, तो सबसे पहले पेमेंट उनकी होगी। देन अगर कुछ बचता है तो हम क्या करेंगे, उससे फर्म के लोन को पे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यह है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, लोन अकाउंट हो जाएगा पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, और बुक्स को बंद करने के लिए लास्ट में हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें हमने क्या करना है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब हमने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। ठीक है, ये हमने सेल कर दिया है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी हमारी एसेट्स थी वो यहाँ पे इधर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तक हो गई सारी की सारी हमारी एसेट्स हो गई, जो हमने क्या कर दी है, सेल कर दी है। यहाँ तक एसेट्स हो गई। ठीक है, ये हमारे कुछ क्रेडिटर्स थे जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। देखिए, सिंपल में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमारी ये जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ थी उसको हमने यहाँ पे दिखाया। ऐसे ही हमने हमारे जो भी क्या कहते हैं हम उसको, जो भी लाइबिलिटीज़ थी हमने उनको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, लाइबिलिटीज़ की हमने पेमेंट करी, उन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट को हम इधर दिखाएंगे डेबिट साइड में, पेमेंट जो भी हम कर रहे हैं। इनको सेल करने से जो भी हमें अमाउंट मिलेगा वो हम यहाँ कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे इधर दिखा देंगे। ठीक है, पहले हमने असेट्स लिखी, लाइबिलिटीज़ लिखी, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हमने डेबिट साइड में दिखाई, एसेट्स से जो अमाउंट रिसीव हुई वो हमने क्रेडिट साइड दिखाई,
क्योंकि क्रेडिट में हम क्या करते हैं, हमारी रिसीविंग को लिखते हैं। ठीक है, और भी कोई असेट्स थी किसी पार्टनर ने ले ली है, वो भी हम इधर लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। लाइबिलिटीज़ की हमने यहाँ पे क्या कर दी, पेमेंट कर दी। कोई अदर लाइबिलिटीज़ थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, उसकी भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और कोई लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी एंट्री कर देंगे। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से तो हमारे यहाँ पे लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। एंट्री अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस तरीके से ये राइट ऑफ करने की हो सकते हैं। और रिसीव करने का कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगी, जो अमाउंट आपने रिसीव किया है, सेल से रिसीव किया है, उसके लिए एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही ये जो हमारे लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इनका राइट ऑफ हो जाएगा। और इनका पेमेंट करने का रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, ये इनका पेमेंट करने का, इस तरीके से आपकी ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए लोन अकाउंट की फिर हम पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद। तो क्योंकि लाइबिलिटीज़ हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, सारी की सारी पे कर चुके हैं। अब हम लोन अकाउंट की पेमेंट करेंगे। तो लोन अकाउंट के लिए पर्सनल पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम उसको कुछ दे रहे हैं, और कैश और बैंक हमारा जा रहा है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, या तो हम उनसे कुछ मंगवाएंगे या फिर हम उनको पेमेंट करेंगे। अगर मंगवा रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम दे रहे हैं तो हम उनको क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनकी एंट्री करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितना भी कैश हमारे पास आया है, ठीक है, ये जो बैलेंस हमारे पास अगर कुछ था तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट था, एक्सेस पैसा हमने लिया हुआ था बैंक से, तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट कैश हमें किससे मिला था, रियलाइजेशन अकाउंट से मिला था, यानी कि असेट्स को बेचने से मिला था। और पेमेंट हमने किसका किया था, लाइबिलिटीज़ का किया था, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको इधर लिख देंगे। पार्टनर से अगर आपने कुछ मंगवाया है तो आप उसको डेबिट में लिखें, अगर पार्टनर्स को दिया है तो उसको आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। साथ ही साथ अगर लोन अकाउंट है उसको भी आप यहाँ पे क्रेडिट में लिख के बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगी, किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिसोल्यूशन हमने पूरे तरीके से पार्टनरशिप फर्म का कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इंसॉल्वेंसी के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं, कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट यहाँ पे हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट होने के मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दिवालिया वो हो गए हैं। ठीक है, अगर कुछ भी लॉस हो रहा है या कुछ भी आउटसाइड हमारी कैपिटल बचती है, उस कंडीशन में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो यहाँ पे देने की कंडीशन में नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये वाली बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा गार्नर वर्सेस मरे का रूल। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है, इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, कि हमने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बचता है, देयर इज ए डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है। और डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना अमाउंट उनके पास होना चाहिए उस पेमेंट को करने के लिए उतना उनके पास नहीं है। तो एंड दैट पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, और वो पार्टनर कैसा हो गया, दिवालिया हो गया है।
यानी कि उसके पास कुछ पैसा हमें लेना है लेकिन उसके पास पैसा है ही नहीं, तो हम उससे पैसा कहाँ से लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द अदर नॉन इंसॉल्वेंट पार्टनर विल हैव टू बियर द शॉर्टफॉल शोन इन हिज कैपिटल अकाउंट। तो जो बाकी के जो पार्टनर बच गए हैं कि जो कि सॉल्वेंट है, जिनके पास पैसे हैं, जो अभी दिवालिया नहीं हुए हैं, तो उनसे हम क्या करेंगे, जो भी कमी रह गई है उसको हम यहाँ पे रिकवर करेंगे। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम उनको रिकवर किस रेशियो में करेंगे, क्या हम प्रॉफिट रेशियो में करेंगे या फिर हम उसकी कैपिटल रेशियो में करेंगे। तो उस पर ही बेस्ड है ये हमारा गार्नर वर्सेस मरे का रूल। ठीक है, बिफोर दिस डिसीजन गिवन बाय गार्नर वर्सेस मरे, अदर पार्टनर ऑल्सो बोर दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो बाकी के पार्टनर थे पहले इस रूल्स के एप्लीकेबल होने से पहले किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो में, और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन इसके बाद जब ये रूल आया था, ये जो केस हुआ था गार्नर वर्सेस मरे का, तो इसमें क्या डिसाइड किया गया था, द लॉस कास्ट बाय ए पार्टनर बीइंग डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यानी कि जो भी पार्टनर है अगर उसको कोई लॉस हुआ है और वो बैंकरप्ट हो गया है तो वो किस टाइप का लॉस है, कैपिटल लॉस वो माना जाएगा। Hence, the other partner will bear this loss in proportion of their capital instead of profit sharing ratio। यानी कि उस लॉस को कैसे बियर किया जाएगा, कैपिटल रेशियो में यहाँ पे बियर किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल यहाँ पे क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर है वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में उसके अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो किस टाइप का लॉस है, एक कैपिटल लॉस है। और उस कैपिटल लॉस को जो जो बाकी के पार्टनर बच गए हैं वो किस रेशियो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशियो में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, इतनी सी बात ये याद करनी है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर के केस में क्या होगा, रूल यहाँ पे बताया हुआ है, ये पूरा केस यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं। ये गार्नर था, एक मरे था और एक विल्किंसन था, 3 पार्टनर थे और लॉट ऑफ डिफरेंस था इनकी कैपिटल में, बट देयर शेयर प्रॉफिट रेशियो आर इक्वल प्रोपोर्शन। लेकिन इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कैसा था, इक्वल था। अब मान लीजिए इस तरीके से आप इसको मान के चल सकते हो कि एक की तो कैपिटल थी कितनी, 2 लाख, इसकी कैपिटल थी मान लीजिए 1 लाख और इसकी कैपिटल थी मान लीजिए कितना, मानिए बताओ, इसकी कैपिटल थी मान लीजिए 20,000, या फिर आप ये मान लीजिए इसकी कैपिटल थी 10,000, 1 लाख की जगह मान लीजिए इसके 10,000 थी और इसकी थी 20,000। ठीक है, अब इसकी हो गई 2 लाख, इसकी हो गई 10,000, इसकी हो गई 20,000, ये इनकी कैपिटल थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1:1 था। अब ये बंदा क्या हो गया, यहाँ पे जो तीसरा था हमारे पास विल्किंसन था, वो यहाँ पे क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। अब बैंकरप्ट होने पर ये जो इन्होंने क्या कहा, गार्नर वर्सेस मरे के बीच में क्या विवाद उत्पन्न हुआ कि भाई हम तो इक्वल इक्वल बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा था, इक्वल इक्वल था। तो ये भाई साहब चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद क्या डिसाइड हुआ, क्योंकि ये कैसा लॉस है, कैपिटल लॉस है, तो ये प्रोपोर्शन किस तरीके का होगा, यहाँ पे कैपिटल रेशियो में ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी कैपिटल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डिफरेंस भी था। तो यहाँ पे जज थे, जायज़ नाम था जिनका, उन्होंने क्या कहा था कि जो भी लॉस है डिस्क्लोज्ड हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नॉन इंसॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग द कैश टू रिड्यूस। शॉर्ट में बता देते हैं इसको क्या कहा गया है कि देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस कैसा है, तो वो आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकवर करोगे, जो कि पार्टनर बच गए हैं नॉन इंसॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकवर होगा। उसके बाद अगर कोई भी डेबिट बैलेंस बच रहा है किसका, कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट आपका कैसा है, कैपिटल नेचर का है, तो उसको आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल रेशियो में। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, कैपिटल वाला कैपिटल के रेशियो में आप यहाँ पे करोगे। और कैपिटल आपको कौन सी लेनी है, जो भी आपकी बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी कैपिटल डिसोल्यूशन के टाइम पे, बिफोर द डिसोल्यूशन के टाइम से पहले, तो जो कैपिटल दिखाई हुई थी उस कैपिटल के रेशियो में आप क्या करोगे, इस लॉस को बियर यहाँ पे करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। इंसॉल्वेंट अगर एक पार्टनर हो जाता है, उस कंडीशन में उसका जो भी डेबिट बैलेंस है उसकी पेमेंट जो बचे हुए साझेदार है वो किस तरीके से करेंगे, वो गार्नर वर्सेस मरे का नियम बताता है। और कैपिटल रेशियो में इनकी हमें पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट का अगर लॉस है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल अकाउंट का अगर लॉस है तो उसका कैपिटल रेशियो में यहाँ पे करना है। ठीक है। एप्लीकेबल इन दिस रूल ऑफ इंडिया, इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं है, जी बिल्कुल एप्लीकेबल है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। गार्नर वर्सेस मरे का रूल यहाँ पे लागू होता है। अगर कोई डेबिट बैलेंस बच रहा है कैपिटल अकाउंट में, बैंकरप्ट कोई जो बैंकरप्ट अगर कोई पार्टनर हो गया है, उसका डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो कैपिटल रेशियो में ही यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर क्लियरली मेंशन है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पार्टनर से कैश भी मंगवाया जा सकता है। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट से ना निकाल के उनसे कैश मंगवाया जा सकता है, अदरवाइज उनके कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास था इसका गार्नर वर्सेस वन मरे का नियम। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है हमने। तो डेथ हो गया, रिटायरमेंट, दोनों का हमने एक ही में डिस्कस कर लिया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और गार्नर वर्सेस मरे का नियम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।